हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट किया था DSSB TGT नेचुरल साइंस की PYQ सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और उन 2 पार्ट में हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम इसका पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे आर एनवायरनमेंट की। ठीक है, देखो, एक तो जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो 27 सितंबर 2018 को हुआ था फीमेल शिफ्ट 1 में। इसमें अभी तक हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। अब यहाँ पर ना एक टॉपिक दिया हुआ है हमारा आर एनवायरनमेंट। तो आज जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं आर एनवायरनमेंट के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर फॉर एक्वेटिक लाइफ इज। एक्वेटिक लाइफ मतलब वो जो लाइफ पानी के अंदर रहती है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है वाटर का। ऑप्शन है इसमें ए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी बायो एम्प्लीफिकेशन और डी यूट्रोफिकेशन। देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, क्योंकि जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ही लेती है, DO, है ना। तो वाटर के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को ही एक्वेटिक लाइफ लेती है। जैसे फिश हो गए, तो जितने भी फिशेस होते हैं या और कोई ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो कैसी ऑक्सीजन लेता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। एक और वर्ड यहाँ पे, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। एक और है यहाँ पर ऑप्शन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, जो और ऑर्गेनिक मैटर होता है जैसे एल्गी या फिर कोई और बैक्टीरिया इस तरीके का, तो वो भी कुछ और वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन यूज़ करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक है यहाँ पर बायो एम्प्लीफिकेशन। तो बायो एम्प्लीफिकेशन बायो मैग्नीफिकेशन ही होता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई टॉक्सिक कंपाउंड है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है पानी में, तो वो एक्वेटिक लाइफ के अंदर भी जाएगा, जैसे फिशेस के अंदर जाएगा और वो फिशेस की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। उसे हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। एक और यहाँ पर यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में जो पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, उनका एनरिचमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिससे वहाँ पर अननेसेसरी प्लांट ग्रोथ होती है, यानी एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वो सरफेस पर ही रह जाती है। अब नीचे तो मिलेगी नहीं स्पीशीज़ को, जिससे स्पीशीज़ जनरली मरने लग जाती है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। यहाँ का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एडिफिक फैक्टर। देखो, हमें पता है जो हमारा इकोसिस्टम है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं ना, 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और दूसरे कौन से कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किस में आते हैं, बायोटिक, यानी प्लांट और एनिमल्स या ह्यूमंस वो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। अबायोटिक में आते हैं हमारे नॉन लिविंग। तो अबायोटिक में हमारे कौन से आते हैं, अबायोटिक में हमारे आते हैं नॉन लिविंग, और बायोटिक में कौन से आते हैं, बायोटिक में आते हैं लिविंग, राइट। अच्छा, तो नॉन लिविंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स वो सारे अबायोटिक कंपोनेंट आते हैं। वाटर, सनलाइट, सॉइल और टेम्परेचर, ये चारों ही नॉन लिविंग है, इसका मतलब ये चारों ही अबायोटिक कंपोनेंट है। पर इसमें हमें पूछा है एडिफिक फैक्टर। एडिफिक फैक्टर वो होता है जो सॉइल से रिलेटेड होता है, यानी सॉइल की टेम्परेचर या सॉइल का pH, ये सब जो हम देखते हैं, तो वो सॉइल से रिलेटेड जितने भी फैक्टर होते हैं क्या होते हैं, एडिफिक फैक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी, सॉइल। अच्छा, यहाँ ऑप्शन ए वाटर, सनलाइट और टेम्परेचर दिया है। वाटर, सनलाइट और टेम्परेचर ये तीनों आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर में। तो अबायोटिक भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। उसमें अगर वाटर, सनलाइट और टेम्परेचर की बात करें तो वो क्लाइमेटिक फैक्टर है, जबकि सॉइल हमारा कैसा फैक्टर है, सॉइल हमारा एडिफिक फैक्टर है, राइट। नेक्स्ट हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा फॉल्स है। वैसे फर्स्ट कहा है सनलाइट इज एन अबायोटिक फैक्टर। तो अभी मैंने बताया था जो हमारा इकोसिस्टम है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है अबायोटिक और दूसरा कंपोनेंट होता है बायोटिक। अब जो अबायोटिक कंपोनेंट है उसमें हमारे कौन से आते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, अबायोटिक, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, बायोटिक। अब इसमें कहा है सनलाइट इज एन अबायोटिक फैक्टर। तो जो सनलाइट है वो अबायोटिक फैक्टर है, अबायोटिक का मतलब है वो नॉन लिविंग फैक्टर है। तो ये तो करेक्ट है। यहाँ हमें कहा है फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, बैक्टीरिया आर बायोटिक फैक्टर्स, ये भी करेक्ट है। बैक्टीरिया तो लिविंग होता है, इसका मतलब वो बायोटिक फैक्टर है, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ सी ऑप्शन दिया, ऑटोकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज
और सिंकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज। अब यहाँ पर दो वर्ड दिए हैं, एक दिया है ऑर्टिकोलॉजी और एक हमें दिया है सिंकोलॉजी। अब अगर यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो देखो नाम से ही समझ लो, ऑर्टिकोलॉजी में ऑटो वर्ड आ रहा है ना, ऑटो, तो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, यानी इंडिविजुअल स्पीशीज की जो स्टडी है वो किसके अंदर आएगी, ऑटो के अंदर। और सिन, सिन मतलब साथ में, ऐसे लगा लो, सिन मतलब साथ में, दो या दो से ज़्यादा या पूरी पॉपुलेशन, टू या मोर, या फिर पूरी पॉपुलेशन का जो इंट्रैक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ उसकी स्टडी करना क्या होता है, सिंकोलॉजी। और जब हम किसी इंडिविजुअल स्पीशीज़ का इंट्रैक्शन पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के साथ तो वो क्या होता है, ऑर्टिकोलॉजी। तो यहाँ पे पूछा है इंडिविजुअल स्पीशीज़ की स्टडी किस में आएगी, ऑर्टिकोलॉजी में। सिंकोलॉजी में क्या आता है हमारा, दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ या पूरी पॉपुलेशन। तो यहाँ हमसे पूछा था फॉल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है हमारा, डी, ठीक है, तो डी इज़ द फॉल्स, राइट, क्योंकि डी में सिंकोलॉजी दिया और सिंकोलॉजी में दो या दो से ज़्यादा या पूरी पॉपुलेशन का इंट्रैक्शन पढ़ते हैं हम एनवायरनमेंट के साथ, तो यहाँ पर डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमसे पूछा है ये ओजोन लेयर कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है। ऑप्शंस आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो जो हमारी ओजोन लेयर है वो कौन से जो हमारी ओजोन लेयर है वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर की, तो आपको पता होना चाहिए वो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो जो हमारी ओजोन है वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है, वो हमारी प्रेजेंट होती है किस में, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो एक चीज़ तो आपको ये बहुत ज़्यादा याद रखे चलनी है कि हमारी जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटोस्फेयर 11 से कुछ 50 किलोमीटर तक जो हमारा प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो आपको ये भी याद रखना है कि ओजोन अगर हाइट वाइज पूछ ले तो इस रीजन में जो हमारी होती है वो कौन सी होती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारे लिए क्योंकि ये सन की यूवी रेस से हमको बचाती है। एक और चीज़ बता दूँ, देखो जो एटमॉस्फेयर है इसके चार लेयर्स हैं या चार कंपोनेंट है। इसमें जो सबसे पहला आता है वो कौन सा आता है, ट्रोपोस्फेयर। तो सबसे पहली लेयर कौन सी आती है, ट्रोपोस्फेयर। इसमें जो दूसरी लेयर आती है वो आती है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारी ओजोन प्रेजेंट होती है जो हमें सन की यूवी रेस से बचाती है। थर्ड लेयर यहाँ पर आती है हमारी मीजोस्फेयर, फोर्थ आती है हमारी थर्मोस्फेयर। और ये जो मीजोस्फेयर और ये थर्मोस्फेयर होते हैं इनको मिलाकर ही कहा जाता है आयनोस्फेयर। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, आयनोस्फेयर, राइट। तो ये आपको याद रखने हैं, स्पेशली इसमें स्ट्रेटोस्फेयर याद रखना है क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर वो जगह है जहाँ पर ओजोन प्रेजेंट होती है और उसकी हाइट भी याद रखना 11 से 50 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कौन सी हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अभी बताया था लास्ट में कि जो ओजोन लेयर होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो याद रखना है कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो एक तो याद रखना है ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है और इसकी हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट होती है 11 से 50 किलोमीटर, राइट। अच्छा, ये अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है कौन सी रेडिएशन से हमें बचाती है, तो ऑप्शन इसमें दे रखा है फर्स्ट इज इंफ्रारेड रेज, सेकेंड एक्स रेज, सी गामा रेज और डी है यूवी रेज। तो जो ओजोन है वो हमें सन की रेडिएशन से बचाती है, सन की यूवी रेडिएशन से हमें बचाती है। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, तो जो सन के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे हमें सेव करती है कौन, ओजोन लेयर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है द यूनिक फंक्शनल रोल ऑफ ईच स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज। तो हर एक स्पीसीज का इकोसिस्टम में जो फंक्शनल रोल है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इकोलॉजिकल बैलेंस, ऑप्शन बी इकोटोन, ऑप्शन सी इकोलॉजिकल नीश या ऑप्शन डी इकोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर है इकोलॉजिकल नीश। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन। यहाँ हमसे पूछा है सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, इनमें से सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है। देखो सबसे पहले आते हैं किसी भी फूड चेन में जो सबसे पहले आते हैं वो कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी इसके अंदर जो हमारे आते हैं वो कौन से आते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और ये जनरली क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। तो ये हमारे क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। अब इसमें हमसे पूछा है कि सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है। ऑप्शन इसमें दिया है ग्रीन प्लांट, रैबिट, टाइगर और डियर। तो ग्रीन प्लांट तो कट हो गया क्योंकि ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के बाद देखो कंज्यूमर्स आते हैं। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं।
तो जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। देखो सबसे पहले आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो होते हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। इन्हें हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। तो ये जनरली वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट खाते हैं, जैसे रैबिट। तो रैबिट क्या होता है, हमारा ग्रीन प्लांट खाता है ना। जैसे हो गया ग्रास हॉपर या क्या हो गया, डियर। तो ये हमारे क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसमें से रैबिट भी कट हो गया और यहाँ से हमारा डियर भी कट हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, सी। तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा टाइगर। वैसे जनरली प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टर्शरी कंज्यूमर भी आते हैं। बट इस फूड चेन में सिर्फ सेकेंडरी कंज्यूमर पर भी खत्म हो जाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो हर्बीवोरस पर डिपेंड करते हैं, और इन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर हो गया, वॉल्स हो गया, लायन हो गए। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, राइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, जो बहुत पहले से चला आ रहा है। तो वो कौन सा सोर्स है यहाँ पर, ऑप्शन है इसमें कोल, सनलाइट, विंड या टाइड। तो इसमें कौन सा सोर्स है, कोल। अच्छा, कन्वेंशनल को आप ऐसे भी लगा सकते हैं जो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगे, यानी एग्जॉस्टेबल। तो इसमें कौन सा सोर्स आएगा, कोल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो यहाँ से हमें पूछा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है, जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजफुल कंपाउंड्स में, सो दैट प्लांट्स उसको ले सकते हैं ना अपने न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन के एनरिचमेंट के लिए। तो वैसे तो ये हम नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ेंगे तब फुल डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रख लेना, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइजोबियम। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस विच कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है। ऑप्शन ए इज ओजोन, ऑप्शन बी इज नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज सल्फर, राइट। तो देखो ग्रीन हाउस क्या होते हैं, ये है, सपोज ये है हमारी अर्थ। अब क्या होते हैं, अर्थ के ऊपर यहाँ पर एक क्या है, एटमॉस्फेयर, और हमारे चारों तरफ किसकी लेयर है, ये ओजोन की लेयर है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारा सन। अब क्या होता है, सन से जब यूवी रेडिएशंस आते हैं तो कुछ यूवी रेडिएशंस को तो ये क्या कर देता है, ओजोन रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। अब अर्थ से क्या होता है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ रिलीज होती है ना, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2, CH4, ये सब। अब ये क्या करती हैं, ये एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाती हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा ग्लोब है उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। और ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो उसका जो मेन रीज़न है वो CH4 है। वैसे तो मीथेन होती है मेन ग्रीन हाउस गैस, पर क्योंकि हम मीथेन ऑप्शन में नहीं है, तो जो हमारी CO2 है वो क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following pollutant is a component of acid rain? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन 2 H2SO4, ऑप्शन सी HCHO और ऑप्शन डी है HCOO3। एसिड रेन का कंपोनेंट यहाँ पूछा है। तो एसिड रेन क्या होते हैं, जब ऑक्साइड होते हैं, मान लो कोई सल्फर है और सल्फर को हमने बर्न किया, तो सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, SO2। अब SO2 क्या होगा, ये गैस की फॉर्म में, या SO3 भी बन सकता है। ऐसे ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, NO3, कार्बन के ऑक्साइड CO2, ये सब क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में जाकर ट्रैप हो जाते हैं। अब एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर्स। तो ये सब वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। जैसे H2O और SO3 या SO2 मिलेंगे तो क्या बनाएगा, H2SO4। NO2 और H2O मिलेंगे तो क्या बनेगा, HNO3। और ये क्या बनाएगा, H2CO3। तो इस तरीके से ये एसिड बना लेते हैं। तो जब रेन होती है, रेन के टाइम पे ये एसिड नीचे आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो एसिड रेन के वक्त ये एटमॉस्फेयर से नीचे आता है अर्थ पर, इसे क्या कहते हैं, एसिड रेन। तो अगर मैं यहाँ कंपोनेंट देखूँ तो एसिड रेन का कंपोनेंट कौन हुआ, H2SO4। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मीना माता डिजीज इज कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट। तो जो मीना माता डिजीज है वो कौन से पॉल्यूटेंट से होती है। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी लेड या ऑप्शन डी सिल्वर। तो देखो ऐसे याद रखना, मीना माता किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से, और मरकरी भी किससे स्टार्ट होता है, एम से। इसका मतलब जो मीना माता डिजीज है वो कौन से पॉल्यूटेंट की वजह से होती है, मरकरी। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट, मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg।
मीनामाता एक जगह है जापान में, तो ये डिजीज़ सबसे पहले वहीं पर फैली थी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मीनामाता डिजीज़, क्योंकि ये जापान में एक जगह है और सबसे पहले ये वहीं पर फैली थी, इसीलिए इसका नाम क्या है, मीनामाता डिजीज़, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन इन अ फूड चेन, ठीक है। तो फूड चेन इसमें हमें पूछा है कौन सा बायोमैग्निफिकेशन का कारण होता है, ऑप्शन CO2, SO2, DDT और NO2। देखो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, कोई हार्मफुल केमिकल क्या होते हैं फूड चेन में आ जाता है और फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर इंक्रीज होती हुई चली जाती है। कोई भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट, जनरली इसमें टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो इसका जो यहाँ पर एग्जाम्पल है या कॉज है वो कौन सा है, हार्मफुल DDT। DDT क्या होता है, DDT होता है हमारा डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका नाम होता है। अब इसमें क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन में, जैसे ही एक ट्रॉफिक लेवल पर आता है तो एक से ही दूसरे में जाएगा, और जैसे ही एक से दूसरे में जाता है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती चली जाती है, इंक्रीज। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू पॉइजनिंग विद कैडमियम। तो कैडमियम की वजह से कौन सी डिजीज होती है, ऑप्शन ए मीनामाता, ऑप्शन बी इटाइटाई, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी रिकेट्स। तो इसका राइट आंसर है इटाइटाई डिजीज। तो इटाइटाई डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, कैडमियम। देखो ये डिजीज, दो डिजीज बहुत अच्छे से याद रखें, एक तो कैडमियम की वजह से जो डिजीज होती है वो इटाइटाई डिजीज होती है, और मरकरी की वजह से जो डिजीज़ होती है वो भी बताया था, कौन सी डिजीज़ होती है, मीनामाता। तो मीनामाता कौन सी डिजीज़ होती है, मरकरी की वजह से, और कैडमियम की वजह से इटाइटाई डिजीज़ होती है। ये क्या होते हैं, ये दोनों ही डिजीज़ जापान में पहली बार हुए थे। मीनामाता जगह है जापान में और ये पहली बार वहीं पर देखे गए थे, इसलिए इसका नाम क्या है, मीनामाता डिजीज़ का नाम क्या है, इटाइटाई डिजीज़। मीनामाता में क्या होता है, इसमें जो है लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है हैंड्स और फीट में। तो हैंड्स और फीट के मूवमेंट में बहुत दिक्कत आती है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है ये, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ऐसे ही इटाइटाई डिजीज़ में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, बोन पेन, बहुत ही एक्सट्रीमली पेनफुल होता है ये। तो आपको याद रखना है इटाइटाई डिजीज़ कैडमियम की वजह से, और मीनामाता डिजीज़ मरकरी की वजह से होती है। देखो मीनामाता दो आप याद रख लो, एक तो कैडमियम और एक मरकरी। अब मरकरी M से स्टार्ट होते हैं और मीनामाता भी M से स्टार्ट होते हैं, इसलिए मरकरी से जो डिजीज़ होती है वो मीनामाता। बच गया कैडमियम, दूसरी डिजीज़ कौन सी, इटाइटाई। वो कैडमियम की वजह से जो डिजीज़ होती है, कौन सी डिजीज़ होती है, इटाइटाई। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशंस was formed to reduce the greenhouse gas emission। तो कौन सा प्रोटोकॉल साइन किया गया था ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए। पहले तो याद रखो, देखो ग्रीन हाउस गैस में सबसे मेजर गैस कौन सी है, मीथेन यानी CH4, फिर कौन सी आती है CO2। इसमें बहुत सारी गैसेस होती है ग्रीन हाउस गैसेस में, मैंने मेजर गैस बता दिया। अब इससे क्या होता है, अगर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज़्यादा होगा तो उससे हमारी ग्लोबल की वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। तो ये मेन रीज़न किसका हुआ, ग्लोबल वार्मिंग का। तो बेसिकली हमें क्या रोकनी है, ग्लोबल वार्मिंग। तो इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इनके रिडक्शन के लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था, ग्लोबल कन्वेंशन साइन हुआ था, आपको बताना है उसका नाम क्या था। तो उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो ग्रीन हाउस के एमिशंस को रोकने के लिए साइन किया गया था। देखो यहाँ पर दो प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से याद रखने, तो क्योटो प्रोटोकॉल और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो साइन किया गया था वो ग्रीन हाउस की रिडक्शन के लिए प्रोटोकॉल साइन किया गया था, यानी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाने के लिए। तो जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन को बचाने के लिए किया गया था वो मॉन्ट्रियल, और जो ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए किया गया था वो क्योटो प्रोटोकॉल था, ठीक है। ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशन वाज फॉर्म्ड टू कंट्रोल द ओजोन डिप्लीशन। देखो अभी ये मैंने लास्टली बताया था ना, ओजोन डिप्लीशन के लिए जो किया गया था, यानी जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर वो क्या करती है, एक तो याद रखो, देखो ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो जो हमारी ओजोन लेयर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में।
स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट अभी बताई थी मैंने 11 से 50 किलोमीटर, तो ये हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। इसका काम क्या है, ये हमें सन की यूवी रेडिएशन से बचाती है। यूवी रेडिएशन मतलब ये हमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है, राइट। इतना मैंने अभी बताया था। अब सन की जो रेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी हमारी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये जो ओजोन है ये बहुत ही ज़्यादा थिन होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा ये क्या होती जा रही है, थिन, जिसके कारण जो यूवी रेज हैं वो डायरेक्टली हमारी अर्थ पर आ सकती हैं, जिससे हमें स्किन कैंसर होगा ना, ये स्किन कैंसर का और भी बहुत सारी बीमारियों का मेजर रीज़न बनेगा। अल्ट्रावायलेट आर वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमंस, राइट, तो फॉर लिविंग बींग्स दीज आर वेरी डेंजरस। तो ओजोन लेयर की थिनिंग से बचाने के लिए यहाँ पर और भी ओजोन लेयर के थिन का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग भी, और एक CFCS। CFCS क्या होता है, CFCS होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो CFCS क्या होते हैं हमारे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये AC और रेफ्रिजरेटर्स में यूज किए ये हमारे एसीज में और रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ किए जाते हैं, राइट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्या करते हैं, जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो एक रेडिकल चेन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन का डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर क्या करते हैं, एक रेडिकल चेन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन का क्या होता है, डिप्लीशन, यानी ओजोन डिकम्पोज होने लगती है, जिसके कारण जो ओजोन है उसकी लेयर क्या होती जाएगी, थिन। अब इस ओजोन लेयर को थिन होने से बचाने के लिए जो मेथड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लीशन, यानी ओजोन लेयर की थिनिंग को कम करना, उसको क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लीशन करना है, यानी ओजोन को डिप्लीट होने से बचाना है, हमें ओजोन की थिनिंग से बचाना है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक प्रोटोकॉल साइन किया गया, और वो मैंने लास्ट में बताया था, कौन सा प्रोटोकॉल था वो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए किया गया था, और ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जो किया गया था वो क्योटो प्रोटोकॉल था। इसमें क्या है, इस साइन में ये कहा गया था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो ओजोन को डिकम्पोज कर रहे हैं, जैसे CFCS या और भी जो सब्सटेंस हैं जिन्हें हम कहते हैं ODS का मतलब है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, इनका रिडक्शन करना है, यानी इनको कम से कम यूज़ करना है। इसमें एक आपको याद रखना है, CFCS इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये किस में कहा गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए 5 जनवरी, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर, ऑप्शन डी 5 जून। तो ये आपको याद रखना है, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून। तो याद रखना है आपको, कब होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून। तो यहाँ पर हमने आज एनवायरनमेंट टॉपिक से भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक हमने वो पेपर जो 27 सितंबर 2018 को हुआ था फीमेल शिफ्ट 1 में, उसमें हमने केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट पोर्शन के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब इसमें 2 पोर्शन रह जाते हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स, जिसके क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।